अध्याय 11। हेडमास्टर सौरभ सेन। स्टेटस पैनल सच में विस्तृत है। मैं अपनी प्रगति को विस्तार से देख सकता हूँ। मैं जैसे ही उस पर नज़रें गड़ाए हुए था, मैंने क्लास टीचर की आवाज़ सुनी। इससे मुझे याद आया कि हम हेडमास्टर के दफ्तर जा रहे थे। अहम कुछ नहीं टीचर, मैं बस अपनी चीज़ें भूल गया था, मैंने थोड़ा माफ़ी भरे लहजे में कहा। दूसरी ओर क्लास टीचर देवांशु जोन्स ने समझदारी से अपना सिर हिलाया और राहुल हॉकिंस को उनके पीछे आने का इशारा किया। ये देखकर कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, मैं शांत हो गया। मुझे लगता है कि अब मैं उनकी कक्षा में नहीं रहूंगा। हालांकि ये थोड़ा दुखद है क्योंकि वह बहुत अच्छे टीचर हैं। वह छात्रों के निजी मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देते, खासकर वह कोई पक्षपात नहीं दिखाते। मुझे नहीं पता कि क्लास ए में मुझे किस तरह के टीचर का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि वह कोई लालची कमीना नहीं होगा। ए रैंक डिवीजन, मैं सच में इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने धीरे से बुदबुदाया। कुछ मिनट बाद हम एक कांच की इमारत के सामने पहुंचे। ये मैनेजमेंट बिल्डिंग थी। बिना समय गंवाए क्लास टीचर इमारत में घुस गए। मैं भी उनके पीछे गया। कुछ कमरों से गुजरने के बाद वह भूरे दरवाजे के सामने रुक गए। एक डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन पर चलते हुए अक्षर ये दर्शा रहे थे कि यह हेडमास्टर का केबिन है। दूसरी ओर क्लास टीचर देवांशु जोन्स ने कुछ ही मिनटों में हेडमास्टर को उनके आने की सूचना दी। दरवाज़ा खुला। ये देखकर क्लास टीचर ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। फिर हम दोनों अंदर चले गए। ये पहली बार था जब मैं हेडमास्टर के केबिन में आया हूँ। मैं सिर्फ एक साधारण लड़का हूँ, मैं बेवजह कोई परेशानी नहीं खड़ी करूँगा। मैं बस चारों ओर लगी ट्रॉफियों को देख रहा था। तभी मुझे एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। मैं सहज रूप से समझ गया कि यह हेडमास्टर का लहजा है। तो मैं मुड़ा और उनकी तरफ देखा, और मुझे जो बात हैरान कर गई वह ये थी कि क्लास टीचर उनके कान में कुछ कह रहे थे। ये सुनकर हेडमास्टर खुशी से अपना सिर हिला रहे थे। हेडमास्टर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति लगते हैं और उनका नाम सौरभ सेन है। उनकी उम्र शायद 40 से ज़्यादा है। उनके बाल और आंखें गहरे लाल रंग की थीं। मैंने शायद उनकी मैच पावर के बारे में एक हल्का सा अनुमान लगाया और उनकी बाईं आंख के नीचे एक तलवार का निशान भी था, जो ये दर्शाता है कि वह युद्ध में मजबूत हैं। उनके सुगठित शरीर और निशानों से भरे चेहरे को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल है कि वह अपनी डेस्क के पीछे दफ्तर का काम कर रहे हैं। मेरी नज़र को समझते हुए हेडमास्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम राहुल हॉकिंस ही हो ना? मुझे खुशी है कि किसी ने दूसरे जागरण में एक मिड लेवल टैलेंट को जगाया है। तुमने अच्छा किया। फिर वह एक पल के लिए रुके और जोड़ा, तुम सोच रहे होगे कि तुम यहाँ क्यों हो? उनकी बात सुनकर मैंने सिर हिलाकर पुष्टि की। इस पर वह मुस्कुराए और कहा, अब से तुम्हें ए रैंक डिवीजन में रखा जाएगा। मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में सुना होगा। हेडमास्टर, मुझे बस ये पता है कि क्लास ए में प्रवेश पाने का मापदंड मिड लेवल टैलेंट होना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सबको पता है। वह इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या कुछ और भी है? मुझे नहीं पता। दूसरी ओर क्लास टीचर देवांशु जोन्स खामोशी से खड़े थे। उनका काम पहले ही हो चुका है। अब बाकी का काम हेडमास्टर सौरभ सेन संभालेंगे। हेडमास्टर सौरभ सेन ने टिप्पणी की, ए रैंक डिवीजन में 180 छात्र थे, जिन्हें आगे 30-30 के समूहों में विभाजित कर क्लास ए1 से क्लास ए6 में रखा गया है। अपने लिए अच्छे संसाधन पाने के लिए तुम्हें अच्छी रैंकिंग हासिल करनी होगी। ये सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। इन लोगों में मिड लेवल टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं है, आगे और प्रतिस्पर्धा क्यों है? क्या हमारा स्कूल सच में इतना सस्ता है? मेरे बड़े भाई ने भी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। राहुल हॉकिंस का भ्रमित चेहरा देखकर हेडमास्टर सौरभ सेन समझ गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, राहुल हॉकिंस। ये सुनकर मैंने उनकी तरफ देखा। मैं जानता था कि वह कुछ खुलासा करने वाले हैं। हेडमास्टर सौरभ सेन ने कहा, तुम जानते हो कि ए रैंक डिवीजन के लोग कई ताकतों द्वारा खोजे जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे स्कूलों को भी विभिन्न ताकतों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति जागता है तो उसे अपना गुट चुनना पड़ता है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? मैंने धीरे से बुदबुदाया। दूसरी ओर राहुल हॉकिंस की बुदबुदाहट हेडमास्टर ने सुन ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि यह थोड़ा जल्दी है। जिन लोगों को लो लेवल टैलेंट मिला है उनके पास समय है। ताकतें उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगी जब तक कि वे अच्छा प्रदर्शन न करें। फिर उन्होंने जारी रखा, दूसरी ओर मिड लेवल टैलेंट और उससे ऊपर के लोग कई संगठनों के स्तंभ होते हैं। उन्हें उनके जागरण के तुरंत बाद भर्ती कर लिया गया था। ये सुनकर मुझे नई समझ मिली। जैसे ही मैं इस जानकारी को पचा रहा था, तभी हेडमास्टर ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। दूसरी ओर हेडमास्टर ने आगे कहा, मैंने अभी तुम्हारी प्रोफाइल देखी। मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों माता पिता हीलर थे। मुझे लगता है कि वे भी किसी मेडिकल गुट का हिस्सा थे। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। तो इसीलिए मेरे माता पिता इतने सालों से एक ही अस्पताल में काम कर रहे हैं। फिर मुझे अपने बड़े भाई की याद आई।
हेडमास्टर, तो मेरे बड़े भाई के बारे में क्या? मैंने संदेह में पूछा। ये सुनकर हेडमास्टर मुस्कुराए और सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। ये देखकर, अच्छा लड़का, मेरे सस्ते भाई ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे यह मत बताना कि वह और अमल पॉल की बहन एक ही गुट में थे। वायलट हॉट कॉलेज, क्या ये कोई संयोग है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने नए रहस्य खुल रहे हैं। हेडमास्टर ने राहुल हॉकिंस को जानकारी पहुंचाने के लिए कुछ समय दिया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने टिप्पणी की, राहुल हॉकिंस, मैं जानता हूं कि यह जानकारी तुम्हारे लिए चौंकाने वाली थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताता हूं, इस तरह की जानकारी आम लोगों तक सीमित थी। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया। एक मैच बनना अच्छा है, नहीं तो मैं पूरी तरह से झूठ पर विश्वास करते हुए जीता। दूसरी ओर हेडमास्टर सौरभ सेन ने कहा, वापस मुद्दे पर आते हैं। ए रैंक डिवीजन में 180 लोग विभिन्न गुटों से संबंधित हैं। अब उनमें से कुछ स्नातक हो गए हैं, खाली जगह छोड़कर तुम और दूसरा बच्चा उनकी जगह लोगे। फिर उन्होंने जोड़ा, मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में तुम्हें कई डीएम मिलेंगे। घर वापस जाने के बाद अपने माता पिता के साथ चर्चा करो और अपने लिए एक गुट चुनो। फिर तुम मुझे कल सुबह सूचित कर सकते हो। इस बीच मैं ये तय करने के लिए काम करूंगा कि तुम्हें किस कक्षा में रखा जाए। ये सुनकर मैंने सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि मैंने एक बड़ी बाधा पार कर ली है, लेकिन किसने सोचा होगा कि मुझे एक और समुद्र पार करने की ज़रूरत है। फिर हेडमास्टर ने मुझे जाने का इशारा किया। उन्हें क्लास टीचर के साथ कुछ और चर्चा करने की ज़रूरत थी। ये सुनकर मैं उनका केबिन छोड़कर चला गया। अध्याय 12, ग्रीन लीफ हॉस्पिटल। हेडमास्टर के केबिन से निकलने के बाद मैंने क्लास में जाने की योजना नहीं बनाई, बल्कि मैंने घर जाने का फैसला किया। हेडमास्टर के शब्दों के अनुसार मुझे विभिन्न ताकतों के फायदे और नुकसान का पता लगाना होगा। मैंने उनसे पहले पूछने के बारे में सोचा था, लेकिन मुझे पता था कि हेडमास्टर और क्लास टीचर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। चूंकि वे भी किसी ताकत का हिस्सा हैं, इसलिए वे मुझ पर प्रभाव डालने की हिम्मत नहीं करेंगे। अपने विचारों को सुझाने के बाद मैंने अपने छात्र खाते के माध्यम से स्कूल में आपातकालीन छुट्टी के लिए आवेदन किया। फिर मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। रेड वाटर प्रांत का ग्रीन लीफ हॉस्पिटल। कल्पना हॉकिंस सुबह से जनरल वार्ड में अपने मरीजों का इलाज कर रही थीं। सुबह घर से निकलने के बाद वह अपनी ड्यूटी के लिए अस्पताल आईं। बाद में उनके पति रमेश हॉकिंस भी उनसे मिले। उनके साथ कुछ नाश्ता करने के बाद वह नाइट शिफ्ट पूरी करके घर चले गए। ये दंपति जनरल वार्ड में चिकित्सा कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। जनरल वार्ड उन मरीजों का इलाज करता है जो चोट और बीमारी के साथ आते हैं। ये दंपति प्रारंभिक कार्य करता है और यदि संभव हो तो बीमारी का इलाज करता है और ठीक करता है। अन्यथा मरीजों को लेवल 5 लिमिटर हील मैच के तहत अन्य वार्डों में भेज दिया जाता है। इस समय कल्पना हॉकिंस एक वृद्ध महिला का इलाज कर रही थीं। उन्हें एक अज्ञात कीड़े ने काट लिया था, जिससे उन्हें बहुत दर्द और त्वचा संबंधी समस्याएं हो रही थीं। जब वह अपने मरीज का इलाज कर रही थीं, उनकी घड़ी एक नोटिफिकेशन के साथ बज़ करने लगी। ये देखकर उन्होंने तुरंत इसे देखने के लिए टैप किया। ये मैनेजमेंट ऑफिस से था। उन्हें क्या हुआ है? उन्होंने मेरी उपस्थिति के लिए कहा है। उन्होंने खुद से फुसफुसाया। फिर उन्होंने अपना ध्यान वापस वृद्ध महिला पर केंद्रित किया। अपनी हीलिंग पावर का उपयोग करने के बाद उन्होंने दर्द की समस्या को नियंत्रित किया, लेकिन त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत थी। वह अपनी शक्ति का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक वह उनकी स्थिति को सत्यापित नहीं कर लेती। स्थिति को स्थिर करने के बाद वह सीट से खड़ी हुईं और अपने सहायकों से वार्ड की देखभाल करने के लिए कहा। फिर वह सीधे मैनेजमेंट ऑफिस की ओर चली गईं। ग्रीन लीफ हॉस्पिटल को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। पहला ब्लॉक आपातकालीन उपचार और सर्जरी के लिए है और दूसरा ब्लॉक सामान्य बीमारी और काटने के निशान के इलाज के लिए है और तीसरा ब्लॉक मैनेजमेंट ऑफिस के लिए है और चौथा ब्लॉक शवगृह के लिए है। पहले 2 ब्लॉक मुख्य ब्लॉक थे, दोनों का नेतृत्व 2 वाइस डीन लेवल 5 लिमिटर्स हील मैच द्वारा किया जाता था। उनके आदेशों के तहत कई लेवल 4 लिमिटर्स हील मैच थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीन लीफ हॉस्पिटल के डीन एक सम्मानित लेवल 6 लिमिटर हील मैच हैं। दूसरी ओर मैनेजमेंट ब्लॉक ऑफिस के काम को संभालता है, जिसमें प्रबंधन, वित्त, परिचालन और कानूनी मुद्दे शामिल हैं। अंत में शवगृह ब्लॉक में मृतकों के शवों को संभाला जाता है। 2 मुख्य ब्लॉकों में से प्रत्येक में 10 मंजिलें चालू हैं, जबकि मैनेजमेंट ऑफिस के मुद्दों से संबंधित है, इसलिए इसमें 6 मंजिलें हैं। अंत में शवगृह ब्लॉक में 3 मंजिलें हैं और अन्य ब्लॉकों की तुलना में इसमें सबसे कम जनशक्ति है। कल्पना हॉकिंस जनरल ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद वह मैनेजमेंट ऑफिस की ओर एक मिनी कार चलाती हैं। हालांकि वे गंतव्य तक तुरंत पहुंचने के लिए मैच पावर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अस्पताल क्षेत्र में मैच को भी कुछ सख्त निर्देशों और नियमों का पालन करना पड़ता है। ग्रीन लीफ हॉस्पिटल रेड वाटर प्रांत में मनुष्यों और मैच दोनों आबादी का ध्यान रखता है। कुछ ही मिनटों में वह मैनेजमेंट ब्लॉक पहुंची।
प्रत्येक ब्लॉक एक दूसरे से कुछ दूरी पर है। चूंकि ग्रीनलीफ कैंपस बहुत बड़ा है, उनके पास नियमों और विनियमों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैनेजमेंट ब्लॉक के सामने पहुंचने के बाद वह कार से बाहर निकली और फ्रंट डेस्क की ओर चली गईं। दूसरी ओर महिला रिसेप्शनिस्ट ने उनके सफ़ेद कोट और बैच के कारण उन्हें तुरंत पहचान लिया। फिर वह अपनी सीट से खड़ी हुई और उनका अभिवादन किया। डॉक्टर कल्पना, मुझे आपके आने पर आपका स्वागत करने का निर्देश दिया गया है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर कल्पना हॉकिंस मुस्कुराईं और प्रतीक्षा क्षेत्र की ओर उनके पीछे गईं। उन्हें डॉक्टर कहलाने से कोई आपत्ति नहीं थी। आमतौर पर डॉक्टर शब्द का उपयोग मानव आबादी द्वारा किया जाता है और हीलर का उपयोग मेज आबादी द्वारा किया जाता है। महिला रिसेप्शनिस्ट ने फिर उन्हें बैठने और थोड़ी देर इंतजार करने का इशारा किया। उसके बाद वह प्रतीक्षा कक्ष से चली गईं और कानूनी टीम को सूचित किया। दूसरी ओर कल्पना हॉकिंस जिज्ञासा से अपनी सीट पर बैठ गईं। आमतौर पर हीलर का मैनेजमेंट टीम के साथ ज़्यादा संपर्क नहीं होता है। उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ सकती थी, वह थी वेतन, पदोन्नति और अन्य चीज़ों के लिए आपको अपनी सीमा में एक सफलता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अभी वह किसी सफलता के दौर में नहीं हैं। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 5वीं मंजिल, वाइस हेड का कार्यालय। एक महिला अधिकारी अपनी डेस्क के पीछे काम कर रही हैं। वह ग्रीनलीफ हॉस्पिटल के लिए कानूनी टीम की वर्तमान वाइस हेड हैं। उनका नाम प्रियंका है, एक पॉइजन प्लांट टाइप लेवल 4 लिमिटर मैज। उनके काले घुंघराले बाल और आंखें हैं। वह एक काला टक्सीडो पहन रही हैं। एक कॉम्बैट मैच होने के कारण उनका शरीर सुगठित है। उनकी ऊंचाई लगभग 5.6 फीट है। उनकी त्वचा थोड़ी सांवली है। प्रियंका स्वभाव से एक सख्त महिला हैं। कानूनी टीम का हिस्सा बनना उनका निर्णय और महत्वाकांक्षा भी थी। पहले वह एक हीलर बनना चाहती थीं, लेकिन उनकी मैच टैलेंट पॉइजन प्लांट से संबंधित थी। इसलिए जब उपचार की बात आती है तो कुछ जहर के मामलों के इलाज के अलावा वह अन्य बड़े मामलों का इलाज नहीं कर सकती हैं। इस वजह से उन्होंने युद्ध के पहलू पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। बाद में वह कानूनी टीम में शामिल हो गईं, जहां आपको मैच पावर का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया जाता है और इसके अलावा वह अपनी इच्छा के अनुसार चिकित्सा टीम का भी हिस्सा बन सकती हैं। इस समय स्क्रीन पर काम करते हुए उन्हें अचानक एक कॉल आया। ये रिसेप्शनिस्ट से है। ये पुष्टि करने के बाद उन्होंने इसे तुरंत अटेंड किया। दूसरी ओर महिला रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर कल्पना हॉकिंस के आने की सूचना दी। ये सुनकर प्रियंका ने उन्हें कल्पना हॉकिंस को उनके कार्यालय में आने के लिए कहने का निर्देश दिया। कॉल खत्म करने के बाद प्रियंका ने एक नया इंटेल फोल्डर खोला, जहां राहुल हॉकिंस के दूसरे जागरण के बारे में जानकारी विस्तार से दी गई है। अध्याय 13, मां कल्पना की खुशी। ग्रीनलीफ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट ब्लॉक। इस समय प्रियंका को अपने संगठन से जानकारी मिली। रमेश और कल्पना हॉकिंस के छोटे बेटे ने दूसरे समारोह के दौरान अपनी शक्ति को जगा लिया है। उसकी फाइल को उत्सुकता से देखते हुए प्रियंका ने बुदबुदाया, राहुल हॉकिंस। उसकी नज़र अंत में मुख्य रूप से उसकी प्रतिभा और मैच पावर पर पड़ी। मिडल लो टैलेंट और ग्रेविटी पावर को बोल्ड अक्षरों में हाईलाइट किया हुआ देखकर उसने तुरंत कल्पना हॉकिंस के बारे में सोचा और उन्हें बधाई देने की योजना बनाई। यह अफसोस की बात है कि उसकी शक्ति ग्रीनलीफ संगठन के लिए उपयोगी नहीं है। ग्रीनलीफ संगठन एक मेडिकल फोर्स है। वे अपने पेशे से संबंधित प्रतिभा को भर्ती करते हैं, यहाँ तक कि खुद के लिए भी। अगर उसके पास प्लांट टाइप पावर नहीं होती तो वह सबसे पहले ग्रीनलीफ हॉस्पिटल में प्रवेश नहीं कर पाती। लेकिन राहुल हॉकिंस की मिडल टैलेंट को देखते हुए उनके माता पिता के साथ बेहतर संबंध बनाना अच्छा है। चूंकि वे ग्रीनलीफ संगठन से संबंधित हैं, जब तक संबंध बनाए रखा जाता है, एक बार जब वह एक उच्च स्तरीय मैच बन जाता है तो आप सहायता के लिए कह सकते हैं। जैसे ही वह भविष्य के बारे में सोच रही थी, उसे नोटिफिकेशन मिला। ये देखकर उसने अनुमति दी। चर्र, दरवाज़ा खुल गया। कल्पना हॉकिंस अंदर आई और उनकी नज़र तुरंत प्रियंका पर पड़ी। फिर उन्होंने झुककर उनका अभिवादन किया। वाइस हेड, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने मेरी उपस्थिति के लिए क्यों कहा है। उन्होंने अपने चेहरे पर थोड़ी घबराहट के साथ कहा। उन्हें उम्मीद थी कि कोई बुरी खबर नहीं होगी। उनका बड़ा बेटा अभी अभी अकादमी में भर्ती हुआ है। अब वह अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने छोटे बेटे राहुल हॉकिंस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। उनके दिमाग में तरह तरह के विचार चलने लगे। दूसरी ओर कल्पना की बातें सुनकर प्रियंका मुस्कुराईं। उन्होंने इशारा किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। दूसरी ओर कल्पना घबराहट में अपनी सीट पर बैठ गईं। कल्पना का तनाव भरा चेहरा देखकर प्रियंका समझ गईं। डॉक्टर कल्पना, चिंता की कोई बात नहीं है। मैं बस आपके बेटे की उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहती थी, प्रियंका ने अपने चेहरे पर एक सुखद मुस्कान के साथ कहा। दूसरी ओर ये सुनकर कल्पना ने तुरंत अपने बड़े बेटे रणबीर हॉकिंस के बारे में सोचा। वह अभी अभी वायलेट हॉट अकादमी गया है।
ये याद करके उन्होंने अपनी चिंता छोड़ दी और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसके लिए अभी एक लंबा रास्ता है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास है। रणबीर अपने जीवन में कुछ महान चीजें हासिल करेगा। प्रियंका एक पल के लिए चौंक गईं। वह कल्पना को एक संदेह भरी नज़र से देखती हैं। क्या बात है? कल्पना पूछती हैं। क्या तुमने सुबह अपनी सार्वजनिक नोटिफिकेशन बंद कर दी थी? प्रियंका पूछती हैं। दूसरी ओर ये सुनकर कल्पना ने सिर हिलाया। अपने काम के दौरान वह अपनी सार्वजनिक संदेश नोटिफिकेशन बंद कर देती थीं। केवल उनके परिवार और ग्रीन लीफ के अधिकारी उनसे संपर्क कर सकते थे। विज्ञापनों से कोई संदेश नहीं आता। कल्पना से पुष्टि सुनकर प्रियंका को समझ नहीं आया कि हंसे या रोएं। उसे अपने बेटे के जागरण के बारे में भी नहीं पता। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? उसने सोचा। उनकी घबराहट देखकर वह थोड़ा हंसी और टिप्पणी की, बस अपनी सार्वजनिक संदेश नोटिफिकेशन चालू कर लो, तुम खुद ही समझ जाओगी। कल्पना को समझ नहीं आया कि क्या सोचे। उन्होंने बस अपनी सार्वजनिक मैसेजिंग सेवा चालू की। डिंग, उनका इनबॉक्स कई संदेशों से भर गया। एक पल के लिए वह चौंक गईं, फिर उनकी नज़र लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल पर पड़ी। ये देखकर उन्होंने जल्दी से संदेश को देखने के लिए खोला। लिटिल स्टार गेट हाई स्कूल। श्रीमान रमेश हॉकिंस और उनके परिवार को बधाई। आपके बेटे राहुल हॉकिंस ने सफलतापूर्वक मैच के रूप में अपनी प्रतिभा को जगाया है। इसलिए स्कूल की ओर से हम आपको सूचित करते हैं कि कल से राहुल हॉकिंस से रैंक डिवीजन का हिस्सा होंगे। प्रतिभा देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें svvp://राहुल हॉकिंस। संदेश पढ़कर वह एक पल के लिए चकित रह गईं। फिर उनका दिल खुशी से भर गया। धीरे धीरे वह खुशी के आंसू बहाने लगीं। आखिरकार उनके शरारती बेटे ने अपना जिंक्स बदकिस्मती तोड़ दिया। वह अपने बड़े भाई से भी ज्यादा शानदार लग रहा था, उन्होंने गर्व से खुद से कहा। फिर उन्होंने अंत में लिंक पर क्लिक किया। नाम राहुल हॉकिंस, शक्ति ग्रेविटी, प्रतिभा मिडिल लो क्लास ए रैंक। वह सामग्री देखकर उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। ग्रेविटी, वह आश्चर्य में खड़ी हो गईं। मिडिल लेवल टैलेंट देखकर वह अपना संयम खो बैठीं। मिडिल लेवल, मेरे बेटे के पास मिडिल लेवल टैलेंट है और वह भी सब टैबू पावर में। उन्होंने अविश्वास में चिल्लाया। वह जानती हैं कि इसका क्या मतलब है। उनका बेटा अपने माता पिता से भी आगे बढ़ सकता है, यहाँ तक कि लिमिट 4 से भी आगे। उन्हें अपने कंधे से एक बड़ा बोझ हटता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत अपने पति के बारे में सोचा। वह निश्चित रूप से खुशी में शराब पिएंगे। दूसरी ओर उनकी प्रतिक्रिया देखकर प्रियंका मुस्कुराईं। लगता है कि यह छोटा परिवार अब से ऊंची उड़ान भरेगा। मिडिल लेवल टैलेंट कोई मजाक नहीं है, ये बड़े संगठनों के लिए एक प्रवेश द्वार है, उसने खुद से सोचा। लेकिन वह ग्रेविटी पावर विकसित करने की चुनौतियों को भी समझती थी। जब तक वह बच्चा बड़े ताकतों में शामिल नहीं होता, तब तक उसके जीवन में सफल होना असंभव है। फिर उन्होंने कल्पना की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर कल्पना, अब आपको पता है, आपके बेटे ने ग्रेविटी पावर के साथ मिडिल लेवल टैलेंट जगाया है। उसका भविष्य उज्ज्वल है। ये सुनकर कल्पना हॉकिंस ने तुरंत अपना संयम रिगेन किया और शर्मिंदगी से मुस्कुराईं। अब वह बधाई का मतलब समझ गईं। उन्होंने जवाब दिया, आपकी बधाई के लिए वाइस हेड धन्यवाद। अगर आपके याद दिलाने के लिए नहीं होता तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है मैं शाम तक इंतजार करती। दूसरी ओर प्रियंका ने उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर टिप्पणी की, बधाई के अलावा मैं सच में चाहती हूं कि आपका बेटा एक अच्छे गुट में शामिल हो। ये और भी बेहतर होगा अगर वह हमारे सहयोगी में शामिल हो। इस तरह भविष्य में हम एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। कल्पना का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। वह जानती थी कि यह उनके बेटे के लिए पार करने के लिए एक और बाधा होगी। खुद और रमेश के विपरीत उसे अपना दिमाग लगाना होगा। उन्हें और रमेश को अपने समय में इस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। हीला होने के कारण चुनाव भी आसान था। उस समय चुनने के लिए केवल कुछ ही मेडिकल गुट थे। अपना सिर हिलाते हुए उन्होंने प्रियंका की तरफ देखा और जवाब दिया, चिंता न करें वाइस हेड, हम एक अच्छा निर्णय लेंगे। ये सुनकर प्रियंका मुस्कुराईं। फिर कुछ बातचीत करने के बाद प्रियंका ने दोनों माता पिता को एक दिन की छुट्टी दे दी। ये तय करने में लगभग एक दिन लगेगा कि किस गुट को चुनना है, तो उन्होंने उन्हें थोड़ा समय दिया।